स्वागत है साथियों आप सब लोगों का प्रोफेसर की क्लास में। साथियों आज लेक्चर 2 है। कल हमने लेक्चर 1 किया था जिसमें हमने किसके बारे में पढ़ा था। हमने पढ़ा था आपका आदर्शवाद के बारे में हमने पढ़ा था। आज ये लेक्चर 2 है, ठीक है ना। लेक्चर 2 है यथार्थवाद, रियलिज्म के बारे में हम यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं। तो दोस्तों आप सब लोगों में से जिन्होंने फर्स्ट लेक्चर नहीं देखा है ना, लेक्चर नहीं देखा है वो उसको ज़रूर देखें। और दोस्तों यहाँ पे इंटरनेशनल थ्योरी, अंतर्राष्ट्रीय सिद्धांत और संबंध का पूरा की पूरी यूनिट करवाई जाएगी, ठीक है ना। और किसके पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट है। नेट कर रहे हैं आप, जेआरएफ की तैयारी कर रहे हैं, पीजीटी की तैयारी कर रहे हैं, एमए कर रहे हैं और आपका पीएचडी कोर्स वर्क कर रहे हैं वर्क, ठीक है ना। और इसके अलावा जो आप अगर ग्रेजुएशन कर रहे हैं, ठीक है ना, बीए, और अगर आप कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम कर रहे हैं, ठीक है ना, कंपटीशन एग्ज़ाम दे रहे हैं, तो यहाँ पे ये बहुत इम्पोर्टेंट हो जाता है। यहाँ से हर बार क्वेश्चन आते रहते हैं। तो हम ये इस पॉइंट ऑफ व्यू से ये बहुत इम्पोर्टेंट यूनिट है और इसको हम डिटेल में इसमें डिस्कस करेंगे। चलिए दोस्तों बढ़ते हैं आगे। तो आप लोगों में से जो लोग जिन लोगों को जो लोग नए आए हैं, जो भी जुड़े हैं, वो क्या करें, चैनल को लाइक करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें, ठीक है ना, सब्सक्राइब करें। यहाँ पे इंटरनेशनल थ्योरी एंड रिलेशंस का जो पूरा का पूरा यूनिट है ना, ये मैं आप लोगों को करवाऊँगा फ्री ऑफ कॉस्ट। और इसके बाद आपको नोट्स भी मिलेंगे, ठीक है, नोट्स भी मिलेंगे, एमसीक्यू करवाऊँगा, पीवाईक्यू करवाऊँगा। तो आपकी बहुत अच्छे से तैयारी मैं करवा दूंगा, बाहर कोई क्वेश्चन जाएगा नहीं, ठीक है। तो आप लोगों को क्या करना है, ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, ठीक है। चलिए दोस्तों, तो ये रोज़ रोज़ 8 बजे अब इसी तरह से क्लास होगी लगातार कंटिन्यूस। और अब मैं आपके साथ लगभग 30 से 45 दिन तक, कम से कम मान के चलो 30 दिन, 30 नहीं, ये 35 जाएगा। 35 से 45 डेज तक मैं आप लोगों के साथ रहने वाला हूँ, सिर्फ अंतर्राष्ट्रीय सिद्धांत और संबंध के लिए, ठीक है ना। तो चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। यथार्थवाद क्या है। अब ये जो यथार्थवाद है, ये आदर्शवादी उपागम के विरोध में आया है, ठीक है ना, बिल्कुल उसके उल्टा चलता है। प्राचीन चीनी रणनीतिकार थे, ठीक है ना, प्राचीन चीनी रणनीतिकार सुन त्सू की रचना आर्ट ऑफ वॉर, ठीक है ना, आर्ट ऑफ वॉर की रचना, अर्थशास्त्र यूनानी इतिहासकार थ्यूसिडाइडस की रचना हिस्ट्री ऑफ द पेलोपोनेशियन वॉर में यथार्थवाद के बीज देखने को मिलते हैं। मतलब एक तो ये थे आपका सुन त्सू की रचना जो थी, और आपका एक अर्थशास्त्र जो के यूनानी इतिहासकार थे थ्यूसिडाइडस, इनकी रचना थी हिस्ट्री ऑफ द पेलोपोनेशियन वॉर। तो इसमें यथार्थवाद के हमें मिलते हैं। लेकिन इंडिया के अगर इसमें देखोगे तो कौटिल्य बहुत वो है, कौटिल्य ने यथार्थवाद का बहुत अच्छा वो किया है। तो उसमें क्या है कि मंडल सिद्धांत हो गया आपका, साणगुणीय नीति हो गया, मैं आपको भी यथार्थवाद आपको नजर आएगा, ठीक है। और आधुनिक काल में जो है मैकियावेली के दर्शन में यथार्थवादी चिंतन देखने को मिलता है। हॉब्स के दर्शन में भी मिलेगा आपको, यथार्थवाद की झलक दिखाई देगी। परंतु जो दृष्टिकोण है ना, ये द्वितीय विश्व युद्ध के बाद ज़्यादा प्रसिद्धि हासिल की, ज़्यादा चरम पे था ये। तो चल इस समय क्या था कि दोस्तों, जैसे हिटलर और मुसोलिनी थे ना, उनकी जो विस्तारवादी नीति थी, साम्राज्यवादी नीति थी, आक्रामक नीति थी। तो क्या हुआ कि उसमें कहीं ना कहीं राजनीतिकों के मन में ये इच्छा हुई कि क्यों ना हम मनुष्य के व्यवहार को भी समझें, ठीक है ना। तो यथार्थवाद क्या करता है, मनुष्य के व्यवहार को का भी अध्ययन करता है वो, ठीक है, उस पर बल देता है।
यथार्थवादी दृष्टिकोण का आधार है मनुष्य का व्यवहार वगैरह जो था। मैकियावेली का यह कथन कि मनुष्य शस्त्र, धन और रोटी युद्ध की शक्ति है, परंतु इन चारों में प्रथम दो अत्यंत आवश्यक हैं, क्योंकि मनुष्य ने शस्त्र, धन एवं रोटी प्राप्त कर सकते हैं, परंतु रोटी तथा धन मनुष्य एवं शस्त्र प्राप्त नहीं कर सकते। कहने का तात्पर्य है कि भाई यथार्थवाद उपागम शक्ति शस्त्र और युद्ध को मानव की महत्वपूर्ण विशेषता मानता है। तो यहाँ से क्या निकल के आया है कि यथार्थवादी उपागम जो हो गया, शक्ति, शस्त्र, युद्ध को मानव की महत्वपूर्ण विशेषता मानता है। कि मतलब मानव जो है वो क्या चाहता है, वो शक्ति अर्जित करना चाहता है, ठीक है, शक्ति और युद्ध करना चाहता है, ठीक है ना, युद्ध करना चाहता है। युद्ध किस लिए करना चाहता है, ताकि दूसरों पे वर्चस्व कर सके और अपनी शक्ति को बढ़ा सके। इसके अनुसार दूसरे लोग सदा दूसरों को नष्ट करने की चेष्टा करते हैं। ये क्या कहता है कि भाई आदमी क्या करता है, सदैव दूसरों को समाप्त करने की कोशिश करता है, ताकि अगर वो नहीं रहेगा तो फिर मैं रहूंगा, ठीक है ना। एक जैसे एक जंगल में दो शेर नहीं रह सकते, अगर दो शेर हैं तो उनमें से एक शेर को मरना पड़ेगा, ठीक है ना। क्यों? क्योंकि अगर एक दूसरे को नहीं मारेगा तो दूसरा उसको मार देगा। तो ये इस तरह की कहानी चलती है। यथार्थवाद ऐसा चिंतन करता है आदमी के व्यवहार का। अतः दूसरों को अपनी रक्षा के लिए दूसरों को नष्ट करना चाहिए, ठीक है ना। कि मतलब अगर एक जंगल में दो शेर हैं तो एक शेर को दूसरे को शेर को मारना पड़ेगा, किस लिए, अपनी रक्षा के लिए, सुरक्षा के लिए। अब यथार्थवाद की मूल मान्यता है कि राष्ट्रों के मध्य विरोध एवं संघर्ष किसी भी प्रकार सदैव बना रहेगा, ठीक है ना, किसी भी प्रकार सदैव बना रहेगा। मतलब ये कहता है कि भाई राष्ट्रों के मध्य विरोध, मतलब विरोध और संघर्ष, विरोध का मतलब हो गया कि एक दूसरे के विपरीत, ठीक है ना, और संघर्ष मतलब युद्ध जैसा माहौल हरदम बना रहेगा। ये आदर्श यथार्थवाद की मूल मान्यता है। आदर्शवाद क्या कहता है, आदर्शवाद कहता है कि भाई दोनों राष्ट्रों के मध्य सहयोग, आत्मनिर्भरता, ठीक है ना, ये रहती है। क्या होता है, सहयोग और आत्मनिर्भरता रहती है। यथार्थवाद उसका बिल्कुल उल्टा सोचता है। वो कहता है दो राष्ट्रों के मध्य में हमेशा संघर्ष बना रहेगा और विरोध, ये दोनों बना रहेगा। यथार्थवादी इस विरोध एवं संघर्ष को अंतरराष्ट्रीय संबंधों में एक शाश्वत नियम के, वो कहता है भाई ये एक नियम है। क्या है, एक शाश्वत नियम है। क्या नियम है, कि भाई दो राष्ट्रों के मध्य विरोध होगा, हमेशा विरोध रहेगा और संघर्ष जैसी स्थिति रहेगी, ठीक है ना। ये कहता है संघर्ष और विरोध कोई आकस्मिक घटना नहीं है कि अचानक अचानक कोई घटना घट गई है, नहीं, ये तो एक नियम है कि भाई अंतरराष्ट्रीय राजनीति के अंदर में क्या बोलते हैं, आपका संघर्ष और विरोध रहेगा ही रहेगा, ठीक है साथियों। आगे बढ़ते हैं। यथार्थवाद के मतानुसार राष्ट्र की शक्ति का विकास ही उनके हितों को पूर्ण एवं एकमात्र माध्यम है, ठीक है ना। ये क्या कहते हैं कि राष्ट्रवाद क्या कहते हैं, शक्ति का विकास जो है ना, शक्ति का विकास जो होता है वो राष्ट्र के हितों को पूरा करने के लिए एकमात्र साधन है, ठीक है ना। कि जैसे भाई कि जैसे राष्ट्र जितना ज़्यादा शक्तिशाली होता जाएगा, वो अपने हित उतने ज़्यादा पूरे करवा सकता है। अब जैसे अमेरिका है, अमेरिका छोटे देशों पे क्या है, दादागिरी रखता है, ठीक है ना, और उनसे अपने मन मुताबिक कार्य करवा लेता है। उनकी विदेश नीति इस प्रकार पे ऐसा प्रभाव डालता है कि वो विदेश नीति हमेशा अमेरिका के अनुकूल बनी रहे, ठीक है ना। और इसका कारण क्यों, ऐसा क्यों है, क्योंकि उसकी शक्ति का लगातार विकास हो रहा है, ठीक है ना, उसकी शक्ति बढ़ रही है, घट नहीं रही है। प्रत्येक राज्य और राजनेता सत्ता और शक्ति के विकास से ही अपने हित की पूर्ति के लिए प्रयत्नशील रहते हैं। तो क्या हो गया कि भाई जो राजनेता हैं वो क्या करेंगे, वो शक्ति के विकास के से ही अपनी जो पूर्ति है वो करते हैं। शक्ति और हित के आधार पर ही राजनीति के वास्तविक अभिनेता के कार्यों को समझा जा सकता है, ठीक है ना। तो अगर एक राजनेता के कार्यों को समझना है तो आप शक्ति और हित के आधार पर समझ सकते हैं कि भाई उसकी शक्ति कितनी है और उसके हित क्या क्या है, तभी आप राजनेता के कार्यों के अनुसार ही समझ सकते हो, ठीक है ना। अगर कोई कोई किसी राजनेता के बारे में आपको समझना है तो आप उसकी शक्ति देखोगे, है ना। आज भी अगर हिंदुस्तान में जैसे अगर कोई नेता है, आप वो एमएलए का चुनाव लड़ रहा है, तो आप क्या देखते हो, उसके क्या देखते हो, उसके कार्य को समझने के लिए आप क्या देखते हो, उसकी शक्ति देखते हो और उसके हित देखते हो, ठीक है।
यथार्थवादी दृष्टिकोण इस बात पर बल देता है कि विदेश नीति संबंधी निर्णय राष्ट्रीय हित के आधार पर लिए जाने चाहिए, न कि नैतिक सिद्धांतों पे। अब यथार्थवाद जो है ना, ये नैतिक सिद्धांतों को ना मनाही कर देता है कि भाई नैतिक सिद्धांतों के आधार पर कोई निर्णय नहीं लिया जाएगा। किस आधार पर लिया जाएगा? राष्ट्रीय हित, कि हमें कोई निर्णय लेना है, ठीक है ना। अब हमने क्या बोलते हैं, हम यूनाइटेड नेशंस के सदस्य बने, तो हम किस लिए बने? हम अपने राष्ट्रीय हितों की पूर्ति के लिए बने, ठीक है ना। हम सार्क के सक्रिय सदस्य बने, हम क्यों बने? हम अपने राष्ट्रीय हितों की पूर्ति के लिए बने। तो यही चीज होती है। आज पहले हम क्या बोलते हैं, हमारे रूस के साथ ही संबंध थे, ठीक है, अमेरिका के साथ संबंध नहीं थे। लेकिन आज जब 21वीं सदी के अंदर में सब कुछ स्थितियां तेजी से चेंज हो रही हैं, तो हमने क्या किया, हमने अमेरिका के साथ भी मित्रता का व्यवहार अपना लिया है, उसको हमने अपना मित्र बना लिया, अपना सहयोगी बना लिया है। उसके साथ हमने विभिन्न प्रकार के राजनीतिक संबंध स्थापित किए हैं। क्यों? क्योंकि हमारे राष्ट्रीय हित के लिए, ठीक है ना। तो यही चीज है, नैतिक सिद्धांतों के आधार पर नहीं निर्णय लिए जाते, निर्णय लिए जाते हैं राष्ट्रीय हित के आधार पर कि हमारे राष्ट्र का हित क्या है, ठीक है। यथार्थवादी विचारक शक्ति राजनीति को अंतरराष्ट्रीय संबंध का मूल नियम बनाते हैं, ठीक है ना। तो यथार्थवादी विचारक किस पे बल देते हैं? शक्ति राजनीति को, ठीक है ना। शक्ति एक ऐसा तत्व है जिसके माध्यम से अंतरराष्ट्रीय संबंधों का विश्लेषण किया जा सकता है, ठीक है। चलिए दोस्तों आगे बढ़े। यथार्थवादी उपागम के विकास में कई सारे विद्वानों का सहयोग है, इनको याद रखना दोस्तों नाम को। कौन है? जॉर्ज कैनन, राइनल्ड नेबुर, जॉर्ज श्वार्ज़बर्गर, हेनरी किसिंजर, ये विदेश मंत्री थे अमेरिका के, बहुत इंपॉर्टेंट है। और आपका हंस मॉर्गेनथाउ, ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ से एक क्वेश्चन आएगा ही आएगा। मॉर्गेनथाउ से 1 से 2 क्वेश्चन हर एग्जाम में आता ही आता है, इसमें कोई नहीं है, चाहे वो आपका पीजीटी का हो या नेट का हो, गारंटेड। अगर आपने मॉर्गेनथाउ को अच्छे से समझ लिया तो आपको यहाँ से एक क्वेश्चन बन जाएगा, ठीक है। मॉर्गेनथाउ से 1-2 क्वेश्चन आएगा। एक से 2 क्वेश्चन आता है, ठीक है, ठीक है। यथार्थवाद से आएगा, एक क्वेश्चन आएगा। उसके अलावा जो व्यवस्था सिद्धांत है, वहां से एक क्वेश्चन आता है, ठीक है। और इसके अलावा नव यथार्थवाद हो गया, उदारवाद हो गया, और आपका हाँ बस इसमें से भी एक से 2 क्वेश्चन आते हैं। तो आप देख सकते हैं कि 2, 4, 5, 6 क्वेश्चन तो सिर्फ इसमें से ही आ जाते हैं आपके। ये जो अप्रोच है, ये 6-7 क्वेश्चन तो यहीं से आपको मिल जाते हैं। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है किसी भी एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। अब मॉर्गेनथाउ ने क्या, अब ये क्या करते, क्या मॉर्गेनथाउ था इस उपागम के सबसे प्रमुख विद्वान हैं। चक्कर ये कि इन्होंने क्या किया था, सैद्धांतिक आधार प्रदान कर दिया था, सिद्धांत बना दिए थे। और कोई भी अगर विचारधारा है, उसके अगर सिद्धांत अगर जुड़ जाए ना, तो फिर तो वो मजबूत मजबूत मिल जाता है, ठीक है ना। सिद्धांत होने जरूरी हैं, किसी भी कार्य में, किसी भी रिसर्च में सिद्धांत होने बहुत जरूरी है। तो ये क्या किया था कि इन्होंने यथार्थवाद को सैद्धांतिक आधार प्रदान कर दिया था। यहाँ से सीधे क्वेश्चन पूछ लेगा कि कथन क्या है, मॉर्गेनथाउ यथार्थवादी उपागम के प्रमुख विद्वान हैं। कथन आ गया, कारण आएगा यथार्थवाद को सैद्धांतिक आधार प्रदान किया, ठीक है ना। क्या आएगा? कथन होगा मॉर्गेनथाउ यथार्थवादी उपागम के प्रमुख विद्वान हैं, और कारण क्या होगा, यथार्थवाद को सैद्धांतिक आधार प्रदान किया। तो बिल्कुल सही है, इसी कारण से ही सैद्धांतिक आधार प्रदान किया, इसी वजह से वो यथार्थवादी उपागम के प्रमुख विद्वान हैं। तो कथन भी सही होगा, कारण भी सही होगा, ठीक है, और व्याख्या भी कर रहा है यहाँ पे। मॉर्गेनथाउ शक्ति पर मुख्य रूप से बल देते हैं। किस पे बल देते हैं? शक्ति पे बल देते हैं, इसलिए यथार्थवाद को शक्तिवादी दृष्टिकोण भी कहा जाता है। तो ये भी कहा जाता है, यथार्थवाद को क्या कहा जाता है? शक्तिवादी दृष्टिकोण। क्यों? क्योंकि यथार्थवाद शक्ति पर अत्यधिक बल देता है, ठीक है ना। शक्ति को साध्य भी मानता है और साधन भी मानता है, हम वो भी डिस्कस करेंगे। मॉर्गेनथाउ का मानना है कि अंतरराष्ट्रीय राजनीति का मूल आधार शक्ति के रूप में हित की अवधारणा है। क्या? शक्ति के रूप में, ठीक है, क्या? शक्ति के रूप में हित की अवधारणा है। शक्ति के परिप्रेक्ष्य में राष्ट्र हित की महत्ता पर बल देने के कारण मॉर्गेनथाउ का दृष्टिकोण यथार्थवादी दृष्टिकोण बन जाता है।
क्यों? क्योंकि दोस्तों राष्ट्रीय हित की महत्व को ही महत्व दिया जाता है। अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में सारे काम राष्ट्रीय हित के महत्व को देखकर ही किए जाते हैं। किसी भी राष्ट्र ने ऐसी किसी नीति या किसी समझौता या कोई ऐसा कार्य नहीं किया जिसमें उसके राष्ट्र के हित की सिद्धि ना होती हो। अगर ऐसा कोई कार्य किया ही नहीं जाता है, आप कोई भी आपका संगठन देख लो, कोई भी समझौता देख लो, कोई भी सम्मेलन देख लो, कुछ भी देख लो, हर जगह राष्ट्रीय हित मिलेगा ही मिलेगा। मॉर्गनथाउ के शब्दों में उसका सिद्धांत व्यवहारवादी इसलिए होता है क्योंकि वो मानव स्वभाव को यथार्थ में देखता है, जो इतिहास से अनादिकाल से बार बार दोहराया गया है। तो क्या है कि भाई ये मानव स्वभाव के ऊपर बहुत ज्यादा बल देता है, यथार्थवाद मतलब मानव जैसा है, यथार्थ वर्णन कर देता है ये। तो दोस्तों ये मैंने आपको बताने की कोशिश की। अब ये कुछ आपके विचारक हैं जो यथार्थवादी हैं, तो उनका थोड़ा सा एक बार वर्णन करते हैं। थ्यूसिडाइडस हैं, थोड़ा सा नाम में कहीं कहीं अलग हो सकता है, कहीं थ्यूसिडाइडस लिखता है, डाइडिस लिखता है, वो देख लेना आप लोग, कंफ्यूज मत होना। ये युद्ध का अध्ययन करते हैं, मतलब क्या करते हैं, युद्ध का अध्ययन करते हैं, और इनके अनुसार युद्ध की सफलता परिस्थितियों पर निर्भर करती है। मतलब अगर युद्ध में आप सफल हो रहे हैं, असफल हो रहे हैं, उस समय की परिस्थिति कैसी है उस पर डिपेंड करेगा। कार्ल विट्स, इनकी पुस्तक है ऑन वॉर। क्या है? ऑन वॉर में लिखते हैं फ्रांसीसी क्रांति ने युद्ध को क्या बना दिया है? व्यवसाय बना दिया है। तो क्या हुआ था कि मतलब जैसे कि भाई युद्ध व्यवसाय हो गया, मतलब क्या हो, युद्ध करो, वहां के संसाधन आपको मिल जाएंगे, तो क्या हो गया, एक प्रकार का व्यवसाय हो गया। एरिक कॉपमैन, प्रत्येक राष्ट्र का उद्देश्य शक्ति संचय, विस्तार और प्रदर्शन है। मतलब पहले क्या करेगा, शक्ति को संचय करेगा, इकट्ठा करेगा। संचय का मतलब इकट्ठा करना होता है। फिर उसका विस्तार करेगा, शक्ति को और बढ़ाएगा, और फिर उसका क्या करेगा, प्रदर्शन करेगा कि भाई मैं शक्तिशाली हूं, मेरी बात मानो। रायनर नेबूर का मत है कि आदर्शवादी सिद्धांत प्रकाश की सिद्धांत, आदर्शवादी सिद्धांत प्रकाश की संतान है। यथार्थवादी सिद्धांत अंधकार की, इसकी है अंधकार की संतान है। लेकिन अंधकार का रास्ता ही क्या है, उचित है। ठीक है ना, क्या कहता है, अंधकार का रास्ता ही उचित है। क्योंकि जब हर कोई शक्ति पे ही बल दे रहा है, तो एक आदमी आदर्शवादी बनेगा, नैतिकता में विश्वास रखेगा, तो उसका चारा उसका भला होगा नहीं। इसीलिए क्या ये कहते हैं कि भाई अंधकार का ही रास्ता ठीक है। EH कार, इनकी पुस्तक बहुत इंपॉर्टेंट, दो विश्व युद्धों की मध्य की कहानी, ये याद रखना। EH कार, दो विश्व युद्धों के मध्य की कहानी या दो विश्व युद्ध के मध्य की कहानी में शक्ति संतुलन के सिद्धांत का समर्थन करते हैं। तो सीधे ही क्वेश्चन पूछेगा, शक्ति संतुलन सिद्धांत का समर्थन कौन करता है? क्या आएगा क्वेश्चन, शक्ति संतुलन सिद्धांत का समर्थक है। तो क्वेश्चन यही आएगा, और ऑप्शन आपको दिया होगा, ए ऑप्शन, 2 ऑप्शन, 3, 4 अलग अलग नाम होंगे। तो आपको कौन सा नाम याद रखना है, आपको EH कार, ठीक है ना, EH कार ये याद रखना है, ठीक है ना, ये EH कार को याद रखना है, यही राइट आंसर बन जाएगा आपका। ठीक है। अर्थात भय के संतुलन का सिद्धांत, मतलब कई बात है ना, भय भी होता है ना, पाकिस्तान को भी भय है, हिंदुस्तान को भी भय है, और चीन को भी भय है कि कहीं अगर अगर विवाद ज्यादा बढ़ा तो क्या होगा, परमाणु अस्त्र का प्रयोग हो सकता है, और परमाणु अस्त्र का प्रयोग हुआ तो सब कुछ तहस नहस हो जाएगा ना। कभी भी हमारा चीन के संग देखते हैं, चीन के संग इतना ज्यादा एक चरम सीमा पे पहुंच जाता है, लेकिन फिर भी कोई बड़ा युद्ध नहीं होता। क्यों? क्योंकि कहीं ना कहीं चीन को भय है कि अगर मैंने हिंदुस्तान का नुकसान करने की कोशिश की, कुछ किया, तो हो सकता है कि मेरे पास परमाणु अस्त्र भी ज़्यादा हो, मेरे पास जेट विमान ज़्यादा हो, या मिसाइल्स वगैरह ज़्यादा हो, लेकिन लेकिन कहीं ना कहीं हिंदुस्तान भी मेरे ऊपर परमाणु अस्त्र का प्रयोग कर देगा, और क्या होगा, सब कुछ समाप्त हो जाएगा। ठीक है ना, तो इसे कहते हैं भय के संतुलन का सिद्धांत हो गया ये शक्ति संतुलन को शक्ति के समान वितरण के रूप में परिभाषित करते हैं। तो मतलब शक्ति संतुलन का मतलब क्या हो गया, कि शक्ति के समान वितरण के रूप में। अब जैसे अमेरिका हो गया एक तरफ, दूसरी तरफ रूस हो गया, और अब ये दो दो बिंदु और तैयार हो रहे हैं। क्या हो रहे हैं यहाँ पे, ये भारत हो गया और चीन। तो क्या हो गया, कहीं ना कहीं ये संतुलन की स्थिति
बना रहे हैं। अगर हमारे पास, अगर भारत के पास अगर परमाणु बम नहीं होता, परमाणु बम नहीं होता तो चीन तो बिल्कुल फैल जाता। क्या होता? तो चीन फैल जाता और हमारे सरहदों में घुस घुस के हमसे क्या बोलते हैं, हमारी ज़मीनों को वो हथियाने की कोशिश करता। ठीक है, तो इसको मैंने आपको समझाने की कोशिश की है, उम्मीद है कि आपको समझ में आया होगा। फिर स्वाज वर्गनर है, ठीक है ना, कहीं पे बर्गनर लिखा है, कहीं वर्गनर लिखा हुआ है, अलग अलग पुस्तक में लोगों ने लिखा है। अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में सभी राष्ट्र शक्ति प्राप्त करने पर बल देते हैं। अब ये क्या कह रहे हैं स्वाज वर्गनर? अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में सभी राष्ट्र क्या करने पर बल दे रहे हैं? शक्ति प्राप्त करने पे। ये हेनरी किसिंजर हैं, ये वहाँ के विदेश मंत्री वो थे, नीति के वो थे। यथार्थवादी सिद्धांत का समर्थन करते हैं ये, ठीक है ना, कहते हैं यथार्थवादी सिद्धांत का। और सटल डिप्लोमेसी की अवधारणा प्रस्तुत करते हैं। तो एक क्वेश्चन यहीं से आएगा, हेनरी किसिंजर निम्नलिखित में से कौन सी अवधारणा हेनरी किसिंजर ने दी है? तो सटल डिप्लोमेसी की अवधारणा हेनरी किसिंजर ने दी है। इनके अनुसार किसी देश में बार बार यात्रा करने से संबंधों में सुधार होता है। तो ये कहते हैं कि भाई आप जब किसी देश की बार बार यात्रा करोगे, वो आपके यहाँ पे आएगा, आप उसके यहाँ जाओगे, तो इससे क्या होता है कि संबंधों में सुधार होता है। ठीक है ना, तो भारत के आप उसमें देख सकते हैं कि हम गणतंत्र दिवस पे कितने कई देशों के राष्ट्रपतियों को हम अपने यहाँ पे निमंत्रण देते हैं, राष्ट्रपति या प्रधानमंत्री को। तो ये किस लिए होता है? ये हमें संबंधों के सुधार करने के लिए होता है। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। अब ये मॉर्गनथाउ की कुछ रचनाएं हैं। साइंटिफिक मैन वर्सेस पावर पॉलिटिक्स, याद रखना। पॉलिटिक्स एमंग नेशन 1948, इन डिफेंस ऑफ नेशन इंटरेस्ट, द पर्पज ऑफ अमेरिकन फॉरेन पॉलिसी, ट्रूथ एंड पावर। ठीक है, तो ये सारी हैं। इसमें आप देखोगे यहाँ पे भी पावर आ रहा है, ठीक है, पॉलिटिक्स एमंग नेशन इसमें नहीं आ रहा है, लेकिन यहाँ पे देखो नेशन राष्ट्रीय हित आ गया, नेशन इंटरेस्ट आ गया, अमेरिकन फॉरेन पॉलिसी विदेश नीति आ गया, और पावर। तो आप देखोगे कहीं ना कहीं इनका जो सारा का सारा कार्य है किस पे है? शक्ति और आपका राष्ट्रीय हित के को समझने के उसमें किया गया है। ठीक है ना, तो ये मैंने आपको समझाने की कोशिश की। अब हम समझेंगे मॉर्गनथाउ की क्या है के 6 नियम कौन कौन से हैं, और उसको हम अच्छे से करेंगे। ठीक है, अब ये 6 कौन कौन से सिद्धांत है? सिद्धांत राजनीति पर प्रभाव डालने वाली सभी नियमों की जड़ मानव स्वभाव में है। पहला, राष्ट्रीय हितों को शक्ति के रूप में परिभाषित किया जा सकता है। राष्ट्रीय हित, ये हित है दोस्तों, हित, हित का कोई निश्चित अर्थ नहीं होता है। विवेक राजनीति का उच्चतम मूल्य है। राष्ट्र के नैतिक मूल्यों को सार्वजनिक मूल्यों से पृथक रखना चाहिए, और अंतर्राष्ट्रीय राजनीति की स्वायत्तता की बात। ठीक है, तो इन सब चीज़ों को हम अच्छे से अब समझेंगे। ये 6 है, इनमें से ही क्वेश्चन आएगा। एक क्वेश्चन तो यहीं से बनेगा, वो क्या कहेगा? निम्न लिखित को कालानुक्रम कीजिए। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। यहाँ से क्वेश्चन आ जाएगा। ठीक है ना, तो आपको याद रखना है कि भाई कौन कौन सी बुक है आपका। तो ये है साइंटिफिक मैन वर्सेस पावर पॉलिटिक्स। ठीक है, सबसे बार पावर पॉलिटिक्स जो है ये याद रखना 1946 है। पॉलिटिक्स एमंग नेशन, ये इनकी सबसे फेमस बुक है। इसको तो इस बुक को तो आप रट लो, पीजीटी में कई बार पूछा गया है, ये क्वेश्चन कई बार पूछा गया है। और इन डिफेंस ऑफ नेशन इंटरेस्ट, अमेरिकन फॉरेन पॉलिसी, ट्रूथ एंड पावर। तो ये 5 पुस्तक हैं, इनमें से कोई 4 पुस्तक या 5 पुस्तक, पाँचों उठा के दे देगा और आपसे पूछ लेगा कि कालानुक्रम में बताइए। अब राजनीति अंतर्राष्ट्रीय सिद्धांत पर प्रभाव डालने वाली, अंतर्राष्ट्रीय है ये एक्चुअली, यहाँ पे ये मिस हो गया होगा। अंतर्राष्ट्रीय सिद्धांत राजनीति पर प्रभाव डालने वाली सभी नियमों की जड़ मानव स्वभाव में। ठीक है ना, तो अंतर्राष्ट्रीय सिद्धांत पे जो भी है ना,
अब ये क्या कहता है, मॉर्गनथाउ क्या कहता है? अगर आपने उसके बारे में पढ़ा होगा, क्या बोलते हैं, हॉब्स के बारे में पढ़ा होगा, तो हॉब ने मानव के स्वभाव का कैसा नेगेटिव चित्रण किया है। तो मॉर्गनथाउ भी यही कहता है कि भाई मानव मानव जो है ना, मानव मानव क्या क्या है, लालची है, ठीक है, स्वार्थी है, क्या है, अहंकारी है, शक्ति प्राप्त करना चाहता है, शक्ति शक्ति की इच्छा रखता है, ठीक है, और क्या होता है, प्रभुत्व चाहता है, प्रभुत्व बनाना चाहता है, प्रभुत्व स्थापित करना चाहता है, ठीक है। तो क्या हो गया कि आदमी के अंदर ये सारे गुण हैं, ठीक है। अब ये जो है ना, ये स्वार्थ का जो हो गया, स्वार्थ का क्षेत्र तो फिर भी सीमित है, ये सीमित होता है कि भाई आपका स्वार्थ है, किसी एक चीज में हो सकता है। लेकिन ये जो लालच है ना, लालच, ये लालच ये असीमित है, असीमित है। आपका जैसे मेरा मेरा लालच हो सकता है कि ठीक है, मुझे मुझे क्या बोलते हैं, 500 या 1000 सब्सक्राइबर मिल जाए, क्या, 1000 सब्सक्राइबर मिल जाए, सब्सक्राइबर मिल जाए। लेकिन लालच इसका तो असीमित है, ठीक है ना। आज अगर मैं आज 10 लाख की इच्छा रखता हूँ कि यार मुझे 10 लाख की नौकरी मिल जाए कहीं, ठीक है ना, ठीक है, कि साल की 10 लाख की मुझे नौकरी मिल जाए। कल जैसी 10 लाख मिलेगा वैसे क्या होगा यार, 1 करोड़ की नौकरी मिल जाए तो कितना अच्छा हो जाए, कितना अच्छा हो जाए, ये इच्छा हो जाएगी नहीं हो जाएगी। फिर 1 करोड़ की नौकरी मिल जाएगी तो फिर क्या होगा यार, 100 करोड़ की नौकरी अगर मिल जाती तो मजा आ जाता, आएगा कि नहीं आएगा, है ना। 100 करोड़ की नौकरी अगर मिल जाती तो मजा आ जाता कि नहीं आ जाता। तो क्या होगा कि लालच का जो क्षेत्र है ना, ये असीमित होता है, ठीक है ना, ये क्या होता है, ये असीमित होता है, ठीक है। और ये प्रभुत्व का भी जो क्षेत्र है, ये भी इसी से ही जुड़ा हुआ है, प्रभुत्व, ठीक है। आज आज जो है कोई केजरीवाल को ले लें, लेकिन कि अच्छा इंसान है, लेकिन चलो उदाहरण लेते हैं केजरीवाल। आज क्या है, पहले ये दिल्ली का सीएम बनना चाहता था, ठीक है ना, दिल्ली का सीएम बनना चाहते थे, सीएम। फिर इनको क्या किया, पंजाब, पंजाब में इनकी रुचि बढ़ गई, पंजाब में इन्होंने अपनी सरकार बना ली। अब इनका इनका मन हो रहा है कि यार गुजरात में भी भला हो जाए, गुजरात में भी, लेकिन वहां पे उनको जीत नहीं मिली। तो क्या हो गया कि ये प्रभुत्व बढ़ाना चाहते हैं, अपना प्रभुत्व पूरे भारत में चाहते हैं कि भारत में मेरा दल हो, क्या हो, मेरा मेरा दल दल हो, मेरा दल हो, ठीक है, मेरी सरकार हो, और मैं प्रधानमंत्री बनूं, मैं प्रधानमंत्री प्रधानमंत्री बन जाऊं। तो क्या ये प्रभुत्व का ही है, ठीक है। चीन क्या चाहता है, चीन के बारे में समझो, देखो चीन चीन क्या चाहता है, चीन चीन क्या है कि प्रभुत्व बनाना चाहता है, हर जगह प्रभुत्व, प्रभुत्व चाहता है, ठीक है। वो क्या बोलते हैं, तिब्बत को तो उसने हथिया ही रखा है, तिब्बत, ठीक है। पाकिस्तान को उसने आर्थिक मदद कर करके उसको अपने कब्जे में ले लिया है, तो यहाँ पे भी प्रभुत्व हो गया, ठीक है ना, प्रभुत्व हो गया। यही हाल श्रीलंका का, श्रीलंका को तो इसने बर्बाद ही कर दिया, ठीक है। लेकिन हालांकि अभी इतना अब उस पर प्रभाव नहीं है, यहाँ पे भारत की विदेश नीति बहुत अच्छे से काम की। नेपाल को बर्बाद करने पे तुला हुआ है। तो ये क्या कर रहा है कि ये प्रभुत्व बनाया जा रहा है, प्रभुत्व अपना हर जगह प्रभुत्व बढ़ाया जा रहा है, कहीं आक्रमण कर देता है, आक्रमण भी कर देता है ये। तो क्या है कि भाई लालच और प्रभुत्व, ये लालच और प्रभुत्व, ये दो ऐसी चीजें हैं जो असीमित हैं, क्या है, ये असीमित। और यही दोनों जो हैं, यही दोनों विदेश नीति में नजर आता है, ठीक है ना। क्या होता है, अंतरराष्ट्रीय सिद्धांत में, अंतरराष्ट्रीय सिद्धांत में नजर आएगा, क्योंकि जैसे देश के लोग होंगे वैसे ही वो देश होगा, ठीक है ना। क्या होगा, जैसे देश के लोग होंगे वैसे ही वो देश होगा।
अगर क्या बोलते हैं माओ को आप देखते हैं, माओ की क्या है, विस्तारवादी नीति है, साम्राज्यवादी नीति है, ठीक है, वो विस्तार करना चाहता है। तो आज चीन कैसा है, माओ को मरे हुए तो कई साल हो गए, है ना, दशक हो गए कई, लेकिन फिर भी चीन की नीति कैसी है, पॉलिसी कैसी है, विस्तारवादी है, साम्राज्यवादी है साथियों। तो जिस देश के लोग जैसे होंगे, ठीक है, उस देश का, उसकी विदेश नीति, उस देश का सिद्धांत, वो देश वैसा ही होगा। तो ये क्या कहता है, ये कहता है कि अंतर्राष्ट्रीय सिद्धांत राजनीति में प्रभाव डालने वाले सभी नियमों की जड़ किसमें, मानव स्वभाव में, कि जैसा मानव का स्वभाव होगा उस देश का भी स्वभाव, उस देश का सिद्धांत, उस देश की विचारधारा सब कुछ वैसे ही होगी, ठीक है। तो ये पहला था जो हमने किया, पहला। चलिए दूसरा समझते हैं, राष्ट्रीय हितों के कहाँ जा रहा है भाई, ये भी नहीं है राष्ट्रीय, हाँ यही है, नहीं किया जा सकता, है ना, राष्ट्रीय हितों को शक्ति के रूप में, सॉरी सॉरी सॉरी, देखो इसके बारे में ना अलग अलग किताबों में अलग अलग लिखा हुआ है, कई जगह ये लिखा हुआ है, और कुछ एक किताब में ये भी लिखा होगा, क्या बोलते हैं, राष्ट्रीय हित की प्रधानता, राष्ट्रीय हित की प्रधानता, ठीक है, क्या है, राष्ट्रीय हित की प्रधानता। तो क्या होता है, अंतरराष्ट्रीय राजनीति में राष्ट्रीय हित को बहुत अधिक महत्व दिया जाता है। क्या दिया जाता है, अंतरराष्ट्रीय राजनीति में राष्ट्रीय हित को ही महत्व दिया जाता है, बाकी सारे हित किनारे कर दिए जाते हैं। राष्ट्रीय हित क्या होगा, देश की, राष्ट्र की एकता, अखंडता, संप्रभुता होगी, होता, तो ये क्या चीजें हैं, ये सब क्या है, सीमा होगा, भौगोलिक क्षेत्र, भौगोलिक क्षेत्रफल, क्षेत्र, तो ये सब क्या है, ये राष्ट्र की राष्ट्रीय हित हैं, ठीक है ना। तो ये क्या है कि कोई भी जो अंतरराष्ट्रीय संधि या वो होगा उसमें इन चीजों की उपेक्षा तो बिल्कुल नहीं करेगा एक राष्ट्र, राष्ट्र की एकता के लिए खतरा, अखंडता के लिए खतरा, संप्रभुता के लिए, और भौगोलिक क्षेत्र, इस तरह के जो राष्ट्रीय हित होते हैं, ये इनकी प्रधानता रहेगी। कोई भी देश इनको ध्यान में रख के ही क्या बोलते हैं, विदेश नीति अपनी संचालित करता है, अंतरराष्ट्रीय संबंध डिसाइड करता है, ठीक है ना। तो इनसे इनसे बिल्कुल भी नहीं, वो किनारे नहीं करेगा, और इनको क्या करेगा, इन्हीं को ध्यान में रख के वो अपना विदेश नीति तैयार करेगा, विदेश नीति, कि भाई इनको फायदा हो, ठीक है, एकता, अखंडता, संप्रभुता, भौगोलिक क्षेत्र, और संसाधनों का, संसाधन वगैरह भी इसके अंदर वो होंगे। तो ये हो गया, और राष्ट्रीय हितों को शक्ति के रूप में परिभाषित किया जा सकता है। राष्ट्रीय हित होता क्या है साथियों, राष्ट्रीय हित अगर हम इसमें देखें तो राष्ट्रीय हित क्या होता है, शक्ति प्राप्त करना, शक्ति प्राप्त करना, शक्ति, राष्ट्रीय, अगर आपके पास पावर आ गई, शक्ति आ गई, तो शक्ति आ जाएगी, तो फिर आप अपने दूसरे राष्ट्रों से या दूसरे राष्ट्रों की जो विदेश नीति है उसको अपने अकॉर्डिंग कर सकते हो। हेलो, 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 हाँ, अभी मैं वो कर रहा हूँ, क्लास ले रहा हूँ, अभी थोड़ी देर बाद आऊँगा। तो क्या है साथियों कि भाई राष्ट्रीय हित क्या होता है, शक्ति होता है, शक्ति प्राप्त करना, ठीक है, और शक्ति जब आप प्राप्त कर लेते हो तो आपका राष्ट्रीय हित प्राप्त हो ही जाएगा, राष्ट्रीय हित प्राप्त हो ही जाएगा। ये दोनों एक चीज़ों से एक दूसरे के पूरक हैं, जुड़े हुए हैं। अगर आपके पास शक्ति नहीं है तो आप अपनी अन्य देशों से अपनी बात नहीं मनवा सकते, ठीक है ना, आप अन्य देशों से अपनी बात नहीं मनवा सकते, ठीक है। और जब आप अन्य देशों से अपनी बात नहीं मनवा पाएंगे तो आपका राष्ट्रीय हित पूरा नहीं हो सकता। और अगर आपके पास शक्ति है, ठीक है, आपके पास पावर है,
तो आप अन्य देशों पे दबाव डाल सकते हैं और अपने पूरक बात मनवा सकते हैं, ठीक है ना। तो ये सारी चीज़ें हैं। ये विदेश नीति और ये अंतर्राष्ट्रीय संबंध जो होते हैं, इसमें शक्ति का और राष्ट्रीय हित, ये दोनों बहुत करीब से जुड़े हुए हैं। आपको पूरी राजनीति इसी के आसपास पास ही मिलेगी, ठीक है ना, इससे दूर नहीं जाएंगी। तो ये मैंने आपको समझाया कि राष्ट्रीय हित के रूप में, राष्ट्रीय हितों को शक्ति के रूप में परिभाषित किया जाता है, और दूसरा राष्ट्रीय हितों की प्रधानता, कि अंतर्राष्ट्रीय राजनीति के अंदर में राष्ट्रीय हित प्रधान होते हैं। हर एक देश राष्ट्रीय हित को देखकर ही क्या करता है, आपका अपनी विदेश नीति सेट करता है। साथियों, राष्ट्रीय हित का कोई निश्चित अर्थ नहीं होता। हित, ये मिस टाइप हो गया है, हित। तो क्या होता है कि भाई मार्गेनथाउ दो प्रकार के हित बनाता है। थाउ दो प्रकार के हित बताता है, दो प्रकार के हित बताता है। कौन कौन से होते हैं? पहला होता है स्थिर या मार्मिक हित, या मार्मिक हित। अब ये कौन सा हित होता है? ये कौन सा हित होता है? ये वो हित होते हैं जिसके लिए कोई भी राष्ट्र समझौता करने के लिए तो तैयार नहीं होगा भैया, ठीक है ना। कोई भी राष्ट्र अपने स्थिर और मार्मिक हित के लिए क्या बोलते हैं, इसको लेके वो नहीं करेगा, समझौता नहीं करेगा। कौन कौन से होंगे ये होंगे आपके स्थिर हित, जो होगा राष्ट्र की एकता, ठीक है, अखंडता, और क्या होगा, भौगोलिक क्षेत्र, भौगोलिक भूभाग, क्षेत्रफल। कोई देश चाहेगा कि मेरा कोई एक हिस्सा ले ले, कोई मतलब नहीं है, सर लड़ाई हो जाएगा। क्षेत्र, भौगोलिक क्षेत्रफल, फल, ठीक है, संप्रभुता, भूता। तो ये सारी चीजें हैं। कोई चाहेगा कि मैं, मतलब मेरे निर्णय कोई और ले? कोई नहीं चाहेगा। तो ये है कि इसको लेकर कोई भी राष्ट्र समझौता करना पसंद नहीं करेगा किसी भी कीमत पे, ठीक है ना। ये तो अब दूसरा कौन सा है? दूसरा अस्थिर या अमार्मिक हित, या अमार्मिक हित। ये राइटिंग हमारी थोड़ी सी खराब है, अब दिक्कत है तो दिक्कत है, ठीक है ना। ये कौन से हैं जिसको लेके समझौता कोई देश कर सकता है, ठीक है ना। क्या होता है इसमें, अस्थिर हित हैं, ये चेंज होते रहते हैं, ठीक है। ये सामाजिक, आर्थिक, सामाजिक, आर्थिक, सांस्कृतिक हो सकते हैं, आदि हो सकते हैं, ठीक है ना। इनमें समझौता कर लेगा, ठीक है भाई, क्योंकि भाई ठीक है यार, कोई ऐसा हित होगा जिससे समाज पे उसके नहीं फर्क पड़ रहा होगा, वो कर लेगा। और ये क्या होते हैं, बदलते रहते हैं, ये बदलते रहते हैं, ये तीनों परिवर्तनीय होते हैं, बदलते रहते हैं। इसी वजह से ये, अब जो ये जो बदलते रहते हैं ना, ये राष्ट्रीय हित, ये वाले अस्थिर और अमार्मिक हितों की वजह से ही, क्या बोलते हैं, मार्गेनथाउ क्या कहता है कि राष्ट्रीय हित का कोई निश्चित अर्थ नहीं होता है, ठीक है ना। तो आपको याद रखना, मार्गेनथाउ ने दो तरह के हितों की बात की है, स्थिर और स्थिर या मार्मिक हित, ठीक है। स्थिर या मार्मिक हित, जो भौगोलिक क्षेत्रफल हो गया, आपकी राष्ट्र की एकता अखंडता हो गई, संप्रभुता हो गया। तो ये किस में आ जाता है, स्थिर या मार्मिक में आ जाता है। और दूसरा अस्थिर या अमार्मिक, जो आपके ऐसे हित होते हैं जो सामाजिक, सांस्कृतिक और आपका राजनीतिक हो सकते हैं, और इसको लेके ये बदलते रहते हैं, चेंज होते रहते हैं। आज इसका महत्व है, कल उसका महत्व होगा, परसों किसी और चीज़ का महत्व हो सकता है। और इसको लेके ठीक है, राष्ट्रीय, तो वो क्या कहता है कि राष्ट्रीय हित का कोई निश्चित अर्थ नहीं है, ये सदैव बदलते रहता है, ठीक है दोस्तों। अरे चेंज हो भाई। हाँ, राष्ट्र के नैतिक मूल्यों को सार्वजनिक मूल्यों से पृथक रखना चाहिए। तो क्या है राष्ट्र,
राष्ट्र के नैतिक मूल्यों को सार्वभौमिक मूल्यों से पृथक रखना चाहिए। सार्वजनिक या सार्वभौमिक, या सार्वभौमिक। सार्वभौमिक मूल्यों से पृथक, ये क्या होंगे सार्वभौमिक और ये कैसे मूल्य होते हैं? ये होते हैं न्याय, प्रेम, त्याग, मित्रता, सत्य, अहिंसा, दया, ठीक है। और क्या होगा? न्याय, समानता, स्वतंत्रता। तो इस तरह की ये क्या है, सार्वभौमिक मूल्य हैं, ये हर जगह पाए जाते हैं, ठीक है ना। हम लोग अपने इन चीज़ों को अक्सर हम अपने उसमें रखते हैं। हम क्या कहते हैं, हमें हर किसी के साथ न्याय जैसा व्यवहार करना चाहिए, प्रेम करना चाहिए, त्याग के लिए तैयार रहना चाहिए, मित्रता जैसा संबंध बनाना चाहिए, सत्य बोलना चाहिए, हिंसा नहीं करनी चाहिए, हर किसी के प्रति दया रखनी चाहिए, सबको समान समझना चाहिए और सबकी स्वतंत्रता में विश्वास करना चाहिए। यही है ना, यही सार्वभौमिक मूल्य, ठीक है। लेकिन राष्ट्र के नैतिक मूल्य क्या है? वो इन सब चीज़ों को नहीं मानता है दोस्तों, ठीक है ना। हित की बात करेगा, ये हित कि हमारा हित क्या है, एक राष्ट्र का हित क्या है। राष्ट्र के हित के लिए इन सारे नियमों को ये त्याग देना चाहिए। क्या करना चाहिए? इन सब त्यागों को त्याग देना चाहिए, ठीक है ना। हमें इन सब को त्याग देना चाहिए, ठीक है ना। हमें क्या देखना चाहिए? हमें न्याय, प्रेम, त्याग, ये सार्वभौमिक मूल्य नहीं देखने चाहिए, हमें राष्ट्रीय हित देखना चाहिए। तो मार्गन्थाउ क्या कहता है? राष्ट्र के नैतिक मूल्यों को, राष्ट्र का नैतिक मूल्य क्या होगा? राष्ट्र का हित। राष्ट्र का नैतिक मूल्य क्या होगा? राष्ट्रीय नैतिक मूल्य क्या होता है? नैतिक मूल्य क्या होगा? मूल्य क्या है? तो वो है राष्ट्रीय हित, राष्ट्रीय हित, ठीक है ना। किसी राष्ट्र को सत्य बोलकर, अहिंसा करके, न्याय या प्रेम से उसको नुकसान हो रहा हो, ठीक है ना, उसको नुकसान हो रहा हो, उस राष्ट्र को क्या हो रहा हो? नुकसान पहुंच रहा हो, तो वो क्या करेगा? नहीं करेगा। वो कहेगा नहीं भैया, सत्य गया, सत्य, अहिंसा, समानता, मित्रता गई तेल लेने, हमें तो अपना हित देखना है। हमें क्या देखना है? हमें अपना हित देखना है, अपना राष्ट्रीय हित देखना है, हमें अपना राष्ट्र हित देखना है, ठीक है ना। तो वो इन मूल्यों को त्याग देगा। तो मार्गन्थाउ वही कहते हैं कि राष्ट्र के नैतिक मूल्य और सार्वभौमिक या सार्वजनिक मूल्य अलग अलग होते हैं और इनको अलग ही रखना चाहिए। सार्वजनिक या सार्वभौमिक मूल्यों की अंतरराष्ट्रीय राजनीति में कोई जगह नहीं है। राष्ट्र का एक नैतिक मूल्य जो होता है वो क्या होता है? राष्ट्रीय हित होता है साथियों, ठीक है ना। मैंने बहुत अच्छे से आप लोगों को समझाने की कोशिश की है। यहां से क्वेश्चन आ जाता है, अंतरराष्ट्रीय राजनीतिक क्षेत्र की क्या है? स्वायत्तता। मतलब अंतरराष्ट्रीय राजनीति को ये क्या करना चाहते हैं? ये स्वतंत्र बनाना चाहते हैं, ठीक है ना। क्या होता है? अंतरराष्ट्रीय राजनीति को ये की स्वायत्तता चाहते हैं, ठीक है। अभी क्या है कि अंतरराष्ट्रीय राजनीति जो है ना, ये कहाँ पढ़ाई जाती है? राजनीतिक विज्ञान में पढ़ाई जाती है। राजनीतिक विज्ञान में पढ़ाई जाती है ना। राजनीतिक विज्ञान में पढ़ाई जाती है। तो मार्गन्थाउ कहता है कि भाई इसको राजनीतिक विज्ञान के अंदर नहीं, स्वतंत्र रूप से पढ़ाना चाहिए। क्या है? स्वतंत्र रूप से अंतरराष्ट्रीय राजनीति को क्या करना चाहिए? स्वतंत्र होकर पढ़ाना चाहिए, स्वतंत्र अलग से पढ़ाना चाहिए। और दोस्तों जो ये है JNU, जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय, जो JNU, जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी जो है, जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय, ये अंतरराष्ट्रीय राजनीति पर इनका अलग से पूरा कार्यक्रम है भाई। PhD अलग से करवा देंगे इसके ऊपर, PhD अलग से करवाते हैं दोस्तों, PhD अलग से करवाते हैं, ठीक है ना। तो आप जब भी जाएंगे तो अगर आप वहाँ पे देखेंगे PhD के लिए अप्लाई करेंगे JNU में, तो वहाँ पे अंतरराष्ट्रीय राजनीति जो है ये अलग विषय बना रखा है इन्होंने, ठीक है ना। तो वही चीज ये कह रहे हैं, ये कह रहे हैं नहीं, अंतरराष्ट्रीय विज्ञान की एक शाखा के रूप में नहीं, एक शाखा के रूप में नहीं, एक अलग स्वायत्त विषय होना चाहिए ये, ठीक है ना, अंतरराष्ट्रीय राजनीति। चलो दोस्तों, ये भी मैंने आपको समझा दिया। होप कि आप लोगों को बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा ये वाला, ठीक है दोस्तों। थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं।
दोस्तों बीच में मैं थोड़ा सा 2 मिनट का टाइम लूँगा। दोस्तों मेरा ये जो यूट्यूब चैनल है ये नया है, प्रोफेसर की क्लास के नाम से मैंने इसको चालू किया है, ठीक है। और मैंने ये टारगेट रखा, मैं इस यूनिट को पूरा का पूरा करवाऊंगा आप लोगों के लिए, पूरा का पूरा करवाऊंगा, सारे एमसीक्यू पीवाईक्यू सब कुछ करवाऊंगा, और इसके बाद अगली यूनिट भी लेके आऊंगा। लेकिन आप लोगों को एक काम करना है कि हमें 500 लोगों का परिवार तैयार करना है। हमारी फैमिली में कितने होने चाहिए? हमारी फैमिली में कितने होने चाहिए? 500 लोग होने चाहिए, ठीक है ना। 500 सब्सक्राइबर। सब्सक्राइबर ऐसे मत कर देना कि मम्मी पापा जिसको जो वीडियो ना देखता उसको सब्सक्राइब मत करवाना, ऐसा काम करने की जरूरत नहीं है, ठीक है। मेरा आप लोगों से अनुरोध है कि मैं इतनी मेहनत कर रहा हूँ, अभी मेरे पास 218 ही सब्सक्राइबर हैं और हमको 500 करना है, ठीक है। बाद में मैं लाइव क्लास भी चालू करूँगा जब मेरे पास 1000 के करीब सब्सक्राइबर हो जाएंगे, ठीक है। तो आप लोगों को ये काम जरूर करना है, लाइक करना है, शेयर करना है और क्या करना है? सब्सक्राइब करवाना है, सब्सक्राइब करवाना है, ठीक है। सब्सक्राइब करो, ये 3 काम करने हैं, ठीक है। और हमने ये टारगेट रखा है कि अगले 40 आपके 35 से 45 दिन जो होंगे, 35 से 45 दिन होंगे, इसमें हम रेगुलर क्लास लेंगे, डेली क्लास लेंगे, और हमारे 218 से हमें कहाँ तक पहुँचना है? 500 तक पहुँचना है इस 30 से 45 दिन के अंदर में। तो दोस्तों आप लोग प्लीज़ इसको भी बहुत सीरियस लीजिए, ठीक है। क्योंकि मेरा सबका सारा का सारा मोटिवेशन आप लोगों से ही है, ठीक है ना। एक शिक्षक को बहुत उत्साह मिलता है जब उसकी क्लास में ज़्यादा से ज़्यादा लोग होते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे आते हैं, तो वो शिक्षक क्या होता है? उत्साहित होता है। लेकिन जब उसकी क्लास में कम बच्चे आते हैं, वो होते हैं, तो वो क्या होता है? हतोत्साहित होता है। और फिर ठीक है, वो एक ठीक है, एक नॉर्मल काम हो गया, ठीक है यार, हुआ हुआ, नहीं हुआ नहीं हुआ, कोई बात नहीं। वैसा नहीं, हमें ये उत्साह के साथ पढ़ाई करनी है, उत्साह के साथ आप लोगों को समझाना है। तो उत्साह तभी आएगा जब आप ज़्यादा से ज़्यादा लोग मेरे साथ जुड़ेंगे। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। मॉर्गनथाउ के यथार्थवाद जो है उसका विश्लेषण है। तो ये क्या कहते हैं? मॉर्गनथाउ के यथार्थवाद का जब हम विश्लेषण करते हैं तो 3 मूल नियम निकल के आते हैं, 3 प्रकार की विदेश नीति आती है और 3 प्रकार के शांति के प्रयास आते हैं। तो वो कौन कौन से हैं, हम इसको करते हैं। अब 3 मूल नियम कौन कौन से आए हैं? किसी भी राष्ट्र का राष्ट्रीय हित भौगोलिक, सामाजिक, सांस्कृतिक और आर्थिक और राजनीतिक विस्तार में निहित है, ठीक है ना। तो ये निकल के आया, ठीक है ना। क्या? सामाजिक, सांस्कृतिक, आर्थिक और राजनीतिक विकास में निहित है किसी भी राष्ट्र का राष्ट्रीय हित। अंतरराष्ट्रीय राजनीति में राष्ट्र के नेता राष्ट्रीय हितों की प्राप्ति के लिए भाग लेते हैं। तो अंतरराष्ट्रीय राजनीति में राष्ट्र नेता क्यों भाग लेते हैं? राष्ट्रीय हितों की प्राप्ति के लिए। किसके लिए? राष्ट्रीय हितों की प्राप्ति के लिए अंतरराष्ट्रीय राजनीति में अंतरराष्ट्रीय नेता भाग लेते हैं। अंतरराष्ट्रीय राजनीति में राष्ट्र के नेता शक्ति संबंधों को ध्यान में रखकर भाग लेते हैं कि भाई शक्ति संबंध क्या है, ठीक है, ठीक है, हमें क्या फायदा होगा इससे और शक्ति के संबंध क्या है, इस हिसाब से अंतरराष्ट्रीय राजनीति में राष्ट्र के नेता भाग लेंगे। तो 3 नियम हो गए। 3 प्रकार की विदेश नीति होंगी। एक तो यथार्थवादी हो गई आपकी, यथार्थवादी ये कि यथास्थिति बनी रहे। अमेरिका का क्या है? अमेरिका हमेशा ये चाहता है कि भाई एक ध्रुवीय वर्चस्व जो मेरा है वो हमेशा बना रहे, ठीक है ना। कि कोई और देश मेरे समान नहीं हो सके, मेरे बराबर नहीं पहुंच सके, और पूरी की विश्व की राजनीति में मेरा प्रभुत्व बना रहे, ठीक है। मेरे राष्ट्रीय हित हमेशा पूरे होते रहे। प्रदर्शनवादी क्या है? इसमें क्या होता है? हथियारों का प्रदर्शन किया जाता है, और इन सब चीज़ों में उत्तर कोरिया बहुत फेमस है, ठीक है ना। वो हमेशा हथियारों का डर दिखाता रहता है। वो क्या करता रहता है? वो हथियारों का प्रदर्शन पर बल देता है, ठीक है ना। हमेशा उनको, जापान को और दक्षिणी कोरिया को, जापान और दक्षिणी कोरिया को धमकाता रहता है, ठीक है ना। कोरिया को धमकाता रहता है, वहां पे परीक्षण वगैरह करता रहता है, और सीधे बोलता है, क्या बोलता है? अमेरिका से बोलता है कि अगर तुमने मेरे ऊपर आक्रमण किया, ठीक है ना। अमेरिका उत्तर कोरिया से बहुत चिढ़ता है, और दक्षिण कोरिया और जापान में अमेरिका की सेना है। यहाँ पे क्या है? अमेरिका की सेना है। तो ये उत्तर कोरिया क्या कहता है कि अगर तूने मेरे ऊपर आक्रमण किया तो मैं क्या करूंगा? एक परमाणु बम जापान पे गिरा दूंगा और एक परमाणु बम दक्षिण कोरिया पे गिरा दूंगा। क्या है कि अगर तूने मेरे ऊपर
आक्रमण किया तो मैं अमेरिका पे आक्रमण नहीं करूंगा, अमेरिका पे आक्रमण नहीं करूंगा, मैं एक बम जापान पे गिरा दूंगा, एक दक्षिण कोरिया पे गिरा दूंगा। अब ये जापान वाले और दक्षिण कोरिया वाले ये बेचारे हमेशा डर में रहते हैं, घबराए हुए रहते हैं कि अगर हम जापान से और दक्षिण कोरिया से, यहाँ से अपने देशों से अमेरिका की सेना को भगा दें तो ये हमें मार के खा जाएगा, ठीक है ना। अमेरिका की सेना भगाते ही क्या करेगा, उत्तर कोरिया, दक्षिण कोरिया और जापान पर आक्रमण कर देगा और इन पे कब्जा कर लेगा। और अगर ना भगाएं तो ये परमाणु बम की धमकी देता है, परमाणु बम की धमकी देता रहता है। तो ऐसा माहौल वहां पे उसने बना रखा है। फिर साम्राज्यवादी, ये इसमें तो साम्राज्यवादी नीति तो माओ की देन है, चीन इसका सबसे बढ़िया उदाहरण है, ठीक है ना। तो ये सारी याद रखना। 3 प्रकार की उसने क्या बताए, उसने 3 प्रकार की के नियम बताए, 3 प्रकार की विदेश नीति बताई हैं, और अब 3 प्रकार की वो शांति के प्रयास बताएगा। कौन कौन से है वो? नियंत्रण, क्या कह रहा है साथियों? नियंत्रण। इसमें निशस्त्रीकरण, शक्ति संतुलन, सामूहिक सुरक्षा द्वारा स्थापित शांति के प्रयासों को शामिल किया जाता है। निशस्त्रीकरण मतलब शस्त्रों को हटाना, शक्ति संतुलन स्थापित करना, सामूहिक सुरक्षा की बात करना। ये सारे वर्ड्स अभी आगे आएंगे, ठीक है ना। इनको लेके घबराना नहीं है आपको कि भाई सामूहिक सुरक्षा, शक्ति संतुलन अभी यहाँ समझाऊंगा तो फिर वहां समझाने में, दोबारा समझाने में टाइम वेस्ट होगा। तो अभी इसको हम शक्ति संतुलन क्या है, सामूहिक सुरक्षा क्या है, हम इसको बाद में समझेंगे, ठीक है। तो ये समझना कि भाई नियंत्रण में क्या क्या होगा, निशस्त्रीकरण, शक्ति संतुलन और सामाजिक सुरक्षा। दूसरा है रूपांतरण, इसमें विश्व सरकार की स्थापना करने की बात करते हैं। विश्व सरकार की स्थापना होगी और वो क्या करेगी, सारी विवादों को, सारी समस्याओं को वो हल करेगी, ठीक है। और तीसरा क्या है, कूटनीति और राजनय, ठीक है। कूटनीति और राजनय, मार्गेंथाउ क्या था, शांति का सबसे बड़ा व्यवहारिक साधन मानता है। और दोस्तों ये भी है कि हम बहुत सारी कूटनीति का सहारा लेते हैं, राजनय करते हैं, किस लिए करते हैं कि ताकि शांति व्यवस्था बनी रहे और हमारे राष्ट्रीय हितों की पूर्ति भी हो जाए, ठीक है ना। और क्या होता है, कूटनीति होती क्या है, वार्ता की चालाकपूर्ण चालों को कूटनीति कहते हैं। हम वार्ता करते हैं, ठीक है, आपस में बातचीत करते हैं और ऐसी ऐसी दाव पेच लगाते हैं, ऐसे ऐसे बातें करते हैं, ऐसे ऐसे तर्क देते हैं कि जिससे क्या हो कि युद्ध भी ना हो, संघर्ष भी ना हो और हमारे हितों की पूर्ति भी हो जाए, ठीक है ना। तो ऐसे नियम, ऐसी चालाकपूर्ण चालों को ही कूटनीति कहा जाते हैं। अब मार्गेंथाउ ने कूटनीति के 9 नियम बनाए। यहां से क्वेश्चन आ जाता है दोस्तों, इनको याद रखना, यहां से क्वेश्चन आ जाता है। कहते हैं राजनीति को धर्म से अलग करना चाहिए, ठीक है ना, कि राजनीति और धर्म एक अलग अलग चीज है, ठीक है, ये ऐसा कहते हैं। क्या, राजनीति और धर्म दोनों अलग अलग चीज है। धार्मिक विषय जो होता है वो क्या होता है, वो हमारा मतलब अंतःकरण से संबंधित है, हमारा निजी मामला है धर्म। और राजनीति क्या है, राजनीति जो होती है वो पूरे राष्ट्रीय हित के संदर्भ में होनी चाहिए। किस में होनी चाहिए, राष्ट्रीय हित के संदर्भ में। अगर आप धर्म का पालन करने लगोगे तो आपके राष्ट्रीय हित पूरे नहीं होंगे। इसलिए राजनीति और धर्म को हमेशा अलग रखना चाहिए, पहला नियम। दूसरा नियम क्या कहता है, किसी भी राष्ट्र की विदेश नीति के राष्ट्रीय हित पर आधार, किसी भी जो भी कोई विदेश नीति होगी वो क्या होगी, वो राष्ट्रीय हित पर आधारित होगी। अगर उससे हमारा राष्ट्रीय हित नहीं पूरा हो रहा है तो हमें उस विदेश नीति का कोई लाभ नहीं है, कोई फायदा नहीं है। तो क्या होगा, राष्ट्र की विदेश नीति राष्ट्रीय हित पे आधारित होनी चाहिए। अगर हम किसी को सहयोग कर रहे हैं तो उसमें हमारा राष्ट्रीय हित होना चाहिए। क्या होना चाहिए, राष्ट्रीय हित होना चाहिए। अगर हम किसी को सहयोग कर रहे हैं और भविष्य में हमारा उससे कोई राष्ट्रीय हित की पूर्ति नहीं होती है तो हमें ऐसी नीति नहीं अपनानी चाहिए। राष्ट्रीय हितों को कभी भी, स्थिर हितों से कभी भी समझौता नहीं करना चाहिए। कोई ऐसा हमारा राष्ट्रीय हित है, चाहे हमारी भौगोलिक सीमा की सुरक्षा है, हमारी राष्ट्रीय एकता अखंडता है, हमें इससे समझौता नहीं करना चाहिए। हम कोई ऐसा काम नहीं करेंगे, कोई ऐसी संधि नहीं करेंगे, कोई ऐसा वो नहीं करेंगे कि जिससे हमारे राष्ट्रीय हितों को आँच आए, ठीक है ना। और अस्थिर हितों के लिए समझौता कर लेना चाहिए, कोई बात नहीं। ऐसे हित हैं जो बदलते रहते हैं और जो महत्व नहीं रखते हैं, उसके लिए हमें समझौता कर लेना चाहिए, कोई दिक्कत नहीं है। एक राष्ट्र को अपने हितों की प्राप्ति करते समय दूसरे राष्ट्रों के हितों को भी ध्यान में रखना चाहिए। अगर भाई आप अपने राष्ट्रीय हितों की पूर्ति कर रहे हो तो आपको ये भी ध्यान में रखना चाहिए कि दूसरे के हित क्या है।
ठीक है ना। क्योंकि अगर आपने दूसरों के हितों के ऊपर का अतिक्रमण कर दिया, सिर्फ अपने हित आगे लगा दिए, तो उससे क्या होगा, उससे आगे भय के माहौल का हो सकता है, ठीक है ना। वो आपसे नफरत करेगा, ईर्ष्या करेगा और भविष्य में युद्ध का माहौल बन सकता है। प्रथम विश्व युद्ध में क्या हुआ था, इटली और जर्मनी के ऊपर इतने सारे समझौते, गलत समझौते ला दिए गए। वहीं पे ही उस समझौते में ही उस क्या हो गया कि दूसरे विश्व युद्ध की नींव रख दी गई कहीं ना कहीं। तो हमें ऐसा नहीं करना चाहिए कि हमें अपने हित को ध्यान में रखना चाहिए, हमें दूसरों के हित को भी ध्यान में रखना चाहिए, ठीक है। किसी भी राष्ट्र का अस्तित्व पूर्णता नष्ट नहीं करना चाहिए। आप किसी भी राष्ट्र को अगर पूर्ण उसका खत्म ही कर दोगे, समाप्त कर दोगे, तो भी ये गलत होगा, ठीक है ना। अब जैसे क्या बोलते हैं, हम देखते हैं पाकिस्तान में कहीं ना कहीं बलूचिस्तान, बिल्कुल उसने उसका अस्तित्व ही नष्ट कर दिया है, ठीक है। क्या करते हैं, उसका अस्तित्व नष्ट कर दिया है। लेकिन बलूचिस्तान के लोग, उनके अंदर तो अपनी अंदर राष्ट्रीयता है ना, उसके अंदर कहीं ना कहीं राष्ट्रीयता पनप हो रही है। तो वो क्या होगा, कहीं ना कहीं बाद में पाकिस्तान के लिए खतरनाक होगा। तो इसीलिए किसी भी राष्ट्र का अस्तित्व पूर्ण नष्ट नहीं करना चाहिए। कई बार ऐसा होता है ना कि जैसे मुगलों के टाइम में हुआ करता था ऐसा, या राजपूतों के टाइम में हुआ करता था कि जब एक कम मजबूत केंद्रीय सत्ता होती थी, तो वो दूसरे राष्ट्रों को कब्जा करके, उन पे हमला करके, आक्रमण करके, उनको हरा के अपने राष्ट्र में मिला लेते थे। तो उस समय तो ठीक था। लेकिन बाद में क्या होता है, वहाँ के क्षेत्रीय राजाओं का या क्षेत्रीय लोगों का, वहाँ के लोगों की अपनी राष्ट्रीयता होती है, ठीक है, अपनी पहचान होती है। और वो जब चरम पे पहुंचती है ना, तो फिर वो क्या करे, युद्ध में बदल जाता है। क्या होता है, वो युद्ध में बदल जाता है। तो इसीलिए क्या हम क्या कर सकते थे, हम जब हमारा पाकिस्तान के संग युद्ध हुआ, तो हम पश्चिम बंगाल की हमने हेल्प, क्या बोलते हैं, बांग्लादेश की हमने हेल्प की। तो हम क्या कर सकते थे, बांग्लादेश को अपने में मिला सकते थे। लेकिन इससे क्या होता है कि उसका अस्तित्व नष्ट हो जाता, पूर्णतः नष्ट हो जाता। लेकिन वहां के लोगों की राष्ट्रीयता खत्म नहीं होती, वो वहां पे जिंदा रहती, और वो कहीं ना कहीं बाद में भारत के लिए खतरा पैदा कर देती, है ना। तो इसीलिए क्या करना चाहिए, किसी भी राष्ट्र का अस्तित्व पूर्णतः नष्ट नहीं करना चाहिए। अगर आपने उसके पूर्णतः अस्तित्व नष्ट कर दिया, तो भविष्य में आपके लिए संकट उत्पन्न हो जाएगा आपकी राष्ट्रीयता के लिए। तो इसीलिए क्या होता है कि कई बार आपने देखा है कि भाई अमेरिका हो गया या रसिया हो गया, वो क्या करेगा, आपका यूक्रेन पे हमला करके, हमला तो करेगा, यूक्रेन पे हमला कर रहा है, ठीक है, लेकिन उसका अस्तित्व नष्ट नहीं करेगा। वहां पे रेफरेंडम करवा देगा, या वहां पे उसका समर्थन करने वाली सरकार बनवा देगा, ठीक है ना, उस पर कब्जा नहीं करेगा वो। और कब्जा कर दिया तो फिर क्या होगा, कहीं ना कहीं वो यूक्रेन वासी जो होंगे, उनके अंदर की राष्ट्रीयता जागेगी, और वो फिर नफरत करने लगेंगे रसिया से। तो ऐसा नहीं होगा, पूर्णतः नष्ट नहीं करना चाहिए। अब सेना किसके अधीन होनी चाहिए भैया, कमजोर राष्ट्र को स्वतंत्र निर्णय नहीं लेना देना चाहिए, तो भूल गए हम लोग। हाँ, कोई भी राष्ट्र, कमजोर राष्ट्र जो होगा, उसको निर्णय नहीं लेने देना चाहिए। ऐसी स्थिति करनी चाहिए कि वो आपसे पूछे कि हाँ जी सर, अब इसके अंदर मुझे क्या करना चाहिए, उसके अंदर क्या करना चाहिए, ऐसा माहौल बना के रखें, ठीक है ना। अब क्या बोलते हैं, ये जो नाटो के सदस्य देश हैं, ये अमेरिका के ऊपर हैं। नाटो या पश्चिमी 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 यूरोप के देश जो है, यूरोप के देश हैं, ये अमेरिका के पिछलग्गू हैं, अमेरिका के पिछलग्गू हैं। ये अमेरिका से हर एक बात शेयर करेंगे, अमेरिका के हाँ में हाँ मिलाएंगे, ना में ना मिलाएंगे। तो क्या है, एक कमजोर राष्ट्र को स्वतंत्र निर्णय नहीं लेने देना चाहिए। सेना को राज्य के अधीन होना चाहिए। अगर सेना राज्य के अधीन नहीं है, तो बहुत दिक्कत है, ठीक है ना। क्या हो जाएगी, बहुत दिक्कत होगी, ये कभी भी बगावत कर देंगे, बगावत कर देंगे और सत्ता पलट देंगे, और इससे क्या होगा कि राष्ट्रीय हित खतरे में आ जाएगा। सरकार को सेवक की भांति नहीं कार्य करना चाहिए। किसकी भांति करना है, नेता की भांति कार्य करना चाहिए। मतलब ये सेवा करने के लिए नहीं है, ये क्या है, राष्ट्रीय हितों की पूर्ति के लिए है, ऐसा मार्गेंथाउ कहते हैं। तो ये 9 नियम है, ये हमेशा याद रखना। बहुत अच्छे बात कही है इन्होंने। अब इसकी आलोचना भी भाई कहते हैं, ये आलोचना में देखेंगे हम लोग, तो सबसे बड़ी आलोचना तो ये कि मानव स्वभाव की नकारात्मक व्याख्या करता है। क्या करता है, मानव स्वभाव की नकारात्मक व्याख्या करता है लेकिन क्या है हकीकत है दोस्तों, नहीं दोस्तों। मानव के अंदर सहयोग भी पाया जाता है, प्रेम भी पाया जाता है। ऐसा नहीं है कि स्वार्थ, लालच, यही सब चीजें हो, नहीं। आदमी विवेकी होता है, समझदार होता है, अच्छा बुरा समझता है, और प्रेम, अहिंसा के साथ
भाई बंधु सहयोग के साथ वो रहना चाहता है, ठीक है ना। दूसरा, ये शक्ति पर बल देता है, ये क्या होता है, शक्ति पे बल देता है। लेकिन अगर आप शक्ति 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 पे ही बात करेंगे तो क्या होगा कि इससे युद्ध की शंका बढ़ जाती है, ठीक है ना। युद्ध की बात, युद्ध बढ़ने का खतरा हो जाएगा, ठीक है ना। तो क्या है कि शक्ति नहीं, कई बार हम सहयोग 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 भी अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में करते हैं। ऐसा नहीं कि हम शक्ति और युद्ध में ही लिप्त रहते, नहीं, हम सहयोग की भी बात करते हैं, ठीक है ना। तो ये क्या है, बेसिकली इसकी मॉर्गनथाउ की आलोचना है, ठीक है ना। ऐसा नहीं है कि मतलब हम युद्ध ही करेंगे, हम शक्ति की बात करेंगे, हम वो करेंगे। आज की डेट में अब ये युद्ध और संघर्ष, ये क्या करता है, युद्ध संघर्ष संघर्ष अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में देखता है, अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में देखता है, राजनीति में देखता है। लेकिन क्या वाकई में युद्ध और संघर्ष ही है, नहीं दोस्तों, अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में सहयोग भी है, सहयोग भी है, ठीक है ना, सहयोग भी है। तो ये इसकी क्या है, मुख्य आलोचनाएं हैं। महत्व क्या है, अब महत्व है भाई, राष्ट्रीय हित तो सबसे सर्वोपरि है, राष्ट्रीय हित सर्वोपरि है, राष्ट्रीय हित सर्वोपरि है, सर्वोपरि है। कोई भी देश ऐसा कोई भी काम नहीं करना चाहेगा जिससे उसकी राष्ट्रीय सुरक्षा खतरे में आए, जिससे उसकी राष्ट्रीय सुरक्षा खतरे में आए, ठीक है ना। राष्ट्रीय सुरक्षा खतरे में डालने वाली कोई संधि, कोई विदेश नीति नहीं होती है, ठीक है। उसके अलावा क्या है कि भाई राष्ट्रीय शक्ति का महत्व है, भाई शक्ति का क्या है, महत्व है, शक्ति का महत्व, जिसके पास शक्ति है वो राष्ट्रीय हितों को पूर्ति कर सकता है, राष्ट्रीय हितों की पूर्ति कर सकता है, ठीक है। और क्या महत्व है दोस्तों, आप कहीं भी देख लो, आप पूरे विश्व की राजनीति में देख लो, विश्व की राजनीति में देख लो, विश्व राजनीति में देख लो, तो आपको क्या बोलते हैं, ये संघर्ष और विरोध मिलेगा ही मिलेगा, और विरोध मिलेगा ही मिलेगा। पूरा शीत युद्ध इसी में ही निकल गया, ठीक है ना। तो ये इसका महत्व भी है। हम इसको क्या बोलते हैं, यथार्थवाद को किनारे नहीं कर सकते, इसको छोड़ नहीं सकते, ये तो है, ये रहेगा ही रहेगा। तो दोस्तों ये सारा मैंने आपको समझाने की कोशिश की दोस्तों, उम्मीद है कि आप लोगों को बहुत अच्छे से समझ में आया होगा ये। तो आप ये वाली क्लास देखिए, ठीक है। मॉर्निंग के टाइम में मैंने ये रिकॉर्ड कर रहा हूँ, और 8 बजे आप लोगों को ये क्लास बिल्कुल इमीडिएटली मिल जाएगी। लेकिन दोस्तों आप लोगों से निवेदन है कि आप लोग इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और क्या कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए ना, ये ज़रूरी है, ठीक है ना। हमें 500 तक पहुंचना है अगले 35 से 45 डेज़ के बीच में, ठीक है ना। फिर मैं आपका दूसरा कोर्स लॉन्च करूंगा, ठीक है। चलिए दोस्तों, अभी के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं।